नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से दिखाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की हरी झंडी के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को प्रमोशन संबंधी आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद भोपाल में 1200 पुलिसकर्मियों के प्रमोशन का रास्ता खुल गया है। भोपाल में 700 सिपाही हवलदार बनेंगे, तकरीबन 300 हवलदार सहायक उप निरीक्षक बनेंगे, 70 सहायक उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे और करीब 80 सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन पाएंगे। इधर नए आदेश में विरोधाभास की स्थिति है, क्योंकि जितने खाली पद होंगे उतने ही पदों पर प्रमोशन दिया जाएगा। बाकी पुलिसकर्मी बगैर प्रमोशन के रह जाएंगे। नए आदेश के मुताबिक सिपाही से हवलदार बनाने के लिए एसपी को अधिकार है, जबकि हवलदार से एएसपी पद पर प्रमोट करने का डीआईजी को ही हक है। वहीं एसआई को इंस्पेक्टर बनाने का अधिकार पुलिस मुख्यालय को है। उच्चतर पद का कार्यभार दिए जाने के संबंध में नया नियम आया है। उस प्रावधान के अंतर्गत भोपाल जिला बल के लगभग 700 आरक्षक प्रधान आरक्षक के काम के लिए उच्चतर काम के लिए तय किए गए हैं और संभवतः उनके लिए इस संबंध में जल्दी आदेश जारी हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में अवैध खनन और अवैध शराब का कारोबार रोकने के लिए अब होमगार्ड के जवान खनिज और आबकारी विभाग में काम करेंगे। दरअसल सरकार अवैध खनन और शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना चाहती है, लेकिन बल की कमी के चलते संभव नहीं होता। इसीलिए गृह मंत्रालय ने ये बड़ा आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक होमगार्ड के सभी विभागों को 1.5 गुना फीस चुकानी इसमें नहीं पड़ेगी। इसके लिए गृह विभाग के नियमों में संशोधन कर दिया है। पहले राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में तैनात होमगार्ड के जवान किसी दूसरे विभाग में काम करते थे, तो उन विभागों को उनके वेतन भत्तों का 1.5 गुना देना पड़ता था। प्रदेश में होमगार्ड जवानों की संख्या 11,500 है। इनमें से ज्यादातर मंत्री, विधायकों, अधिकारियों के बंगलों पर तैनात हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद आबकारी विभाग को 400 और फिर कुछ महीने बाद 2,000 होमगार्ड के जवान उपलब्ध कराए गए हैं। अब खनिज विभाग को भी होमगार्ड की सेवाएं दी जाएंगी। होमगार्ड के जो सैनिक दूसरे विभागों को दिए जाते थे, उनका जो व्यवहार था, उनको सैलरी के 1.5 गुना उनको अभी तक शासन को देना पड़ता था दूसरे विभागों को। उनको ये 1.5 गुना राशि से मुक्त कर दिया गया, ये नहीं देना पड़ेगा हमको। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने अनुकंपा नियुक्ति के एक प्रकरण का निराकरण करते हुए 72 घंटे के अंदर ही एक दिवंगत कर्मचारी के पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान कर दी। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने अभिनव शर्मा को सहायक ग्रेड 3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति का आदेश प्रदान कर दिया। अभिनव के पिता संजय शर्मा विधानसभा में सत्कार अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे। कुछ समय पहले उनका निधन हो गया। इसके बाद अभिनव ने 3 दिन पहले अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह को सौंपा। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहला मामला है जब इतनी जल्दी अनुकंपा नियुक्ति का आदेश मिल गया। वो लंबे समय तक लगभग 27-28 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे और उसी दौरान उनकी हृदय गति के कारण मौत हुई। और आज हमने सबसे कम समय में मध्य प्रदेश विधानसभा में अब तक की सबसे कम समय अवधि में अनुकंपा नियुक्ति उसको दी है। मध्य प्रदेश में गेहूं फसल का उत्पादन करने वाले किसानों को सरकार ने राहत दी है। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान अब 25 फरवरी तक ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन करा पाएंगे। पूर्व में पंजीयन की तिथि 20 फरवरी तय थी। सरकार ने किसानों का हित देखते हुए पंजीयन की तारीख बढ़ा दी। संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने प्रदेश के सभी संभाग आयुक्त, कलेक्टर और आपूर्ति नियंत्रक को नया आदेश जारी कर दिया है। सीधी बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 53 हो गई। सुबह इलाहाबाद से आई सेना की टीम के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। 2 लोगों के शव बरामद किए। प्रशासन की लिस्ट के मुताबिक अभी भी बस में सवार एक यात्री लापता है। सीधी हादसे के पीड़ितों को मिलने आए सीएम शिवराज को रेस्ट हाउस में काफी दिक्कतें हुई थी।
इसके बाद पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी निलंबित हो गए। 2 अफसरों की 2 साल की वेतन वृद्धि रोक दी गई। बता दें आपको कि सीएम शिवराज सिंह ने रात्रि विश्राम के लिए सीधी सर्किट हाउस में आराम किया, जहां पर रात भर मच्छर काटने से वो परेशान रहे। पानी की टंकी ओवरफ्लो हुई तो खुद ही सीएम को उठकर मोटर बंद करवानी पड़ी। इस बदइंतजामी पर सीएम ने नाराजगी जताई, जिसके बाद रीवा कमिश्नर ने अब ये कार्रवाई की। बढ़ती महंगाई के खिलाफ रीवा में महिला कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के शिल्पी प्लाजा चौराहे पर चूल्हे पर खाना पकाया और लोगों को खिलाया। महिला कांग्रेस का कहना है कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम तो लगातार आसमान पर जा रहे हैं। आम लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है, उनके घरों का बजट बिगड़ रहा है। महिला कांग्रेस ने इस प्रदर्शन को आगामी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा। तो कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। कभी गैस की टंकी की शव यात्रा निकाली जा रही है, तो कहीं बाइक को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है, उसकी आत्महत्या कराई जा रही है। और आज सड़क पर चूल्हे पर खाना बनाकर महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। बढ़ते रसोई गैस के दाम को लेकर यह प्रदर्शन किया। अमरकंटक से लेकर महेश्वर तक पूरे मध्य प्रदेश में नर्मदा जयंती का उत्सव बना। नर्मदा के घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। खुद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी समेत मां नर्मदा की भक्ति में लीन नजर आए। प्रदेश भर में मां नर्मदा का ऐसा कोई तट, ऐसा कोई घाट नहीं रहा जहां भक्त आस्था की डुबकी लगाते न नजर आए। देखिए प्रदेश भर से नर्मदा जयंती पर सामने आई तस्वीरों को। मंत्रोच्चार की ध्वनि और मां नर्मदा की उपासना, तप और आध्यात्म की तपोभूमि मां नर्मदा का किनारा। ये नजारा है होशंगाबाद का, जहां नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद में हवन पूजन किया। साथ में पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रहीं। इसके पहले दिन भर मां नर्मदा की विशेष पूजा अर्चना की गई। नर्मदा पुराण के मुताबिक मां नर्मदा का उद्गम दोपहर 12 बजे हुआ था। इसी परंपरा को निभाते हुए ठीक 12 बजे मां नर्मदा की महाआरती की गई। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अमरकंटक पहुंचे। 2 दिनों के नर्मदा महोत्सव की शुरुआत वहीं से हुई। शाम को वे आरती में शामिल हुए तो सुबह मंदिर जाकर माथा टेका। इस महोत्सव में शामिल होने मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी अमरकंटक पहुंची। उन्होंने मंदिर परिसर में आयोजित सत्संग में जाकर कथा भी सुनी। नर्मदा मैया मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। मध्य प्रदेश में अगर समृद्धि है तो नर्मदा मैया की कृपा से है। उनका पवित्र जल न केवल हमारी प्यास बुझाता है, बल्कि हमारे खेतों में सिंचाई करती है। जबलपुर के ग्वारी घाट में दिन भर पूजा पाठ का सिलसिला चला। भक्तों ने नाच गाकर मां नर्मदा का श्रृंगार किया और उन्हें चुनर चढ़ाई। इधर मंडला में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। यहां मां नर्मदा के दर्शनों के लिए आसपास के जिलों, राज्यों से भारी भीड़ उमड़ी। हर किसी ने मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाना चाहिए। वहीं खरगोन के महेश्वर, मंडलेश्वर, बड़वा समेत कसरावद में श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ नर्मदा जयंती मनाई। इस दौरान किसी प्रकार की अनहोनी न हो, इसके लिए नर्मदा घाटों पर पुलिस कर्मियों के साथ साथ तैराकों और होमगार्ड के जवानों की तैनाती रही। भक्तिभाव के इस पावन पर्व में देवास का नियमावर भी शामिल रहा, जहां नर्मदा भक्तों ने दर्शन और पूजन किया। यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने खासा प्रबंध किया था। नेशनल हाईवे पर आ रहे भारी वाहनों को रोका गया
ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। मां नर्मदा का जल बेहद पावन है। कहते हैं एक बार जो इस जल में डुबकी लगा ले वो कई प्रकार के रोग दोषों से मुक्त हो जाता है। तभी तो आज नर्मदा भक्त अपनी मां से मिलने निकल पड़े और रास्ते भर हर हर नर्मदे की जयकारे लगाते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। शुक्रवार को नर्मदा जयंती के मौके पर नर्मदा शुद्धिकरण की मांग जमकर गूंजी। जबलपुर में नर्मदा नदी के पानी में गंदे नालों का पानी मिलता है, जिसके विरोध में कांग्रेस विधायक संजय यादव धरने पर बैठे। जिस जगह पर नालों से पानी नर्मदा में मिलता है, ठीक उसी जगह पर विधायक संजय यादव धरने पर बैठे और प्रदेश सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही नाला बंद न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। विधायक के धरने की खबर सुनकर नगर निगम के अधिकारी नाव से नर्मदा नदी पार करते हुए धरना स्थल तक पहुंचे। निगम अधिकारियों ने भरोसा दिया कि जल्दी से जल्दी शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा और शाह नाले पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाया जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को, जबलपुर नगर निगम कमिश्नर को निर्देश देके गए, लेकिन आज तक जबलपुर नगर निगम कमिश्नर या कलेक्टर इस नाले को देखने नहीं आए। जब देखने नहीं आए तो उनकी क्या योजना होगी? मतलब आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहा है जबलपुर नगर निगम। विगत इतने सालों से इस नाले को ट्रीटमेंट प्लान लगाने का काम नहीं कर रहा। STP जो बनता है वो सीवरेज सिस्टम को लेकर आता है और वो बनता है। माननीय विधायक जी जो जगह बता रहे हैं कि वो इसके सबसे करीब कोई स्थान है, तो हम उसका भी चयन एक बार आज देख लेंगे और उसका चयन करेंगे। फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों के लिए MSME विभाग ने भोपाल में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में MSME मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा शामिल हुए। कार्यशाला में भोपाल संभाग के फूड प्रोसेसिंग एवं प्लास्टिक पैकेजिंग से जुड़े उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यशाला में मंत्री सकलेचा ने बताया, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए चर्चा करने से MSME से जुड़े लोगों को नए डायरेक्शन और अपग्रेडेशन होने से फायदा मिलेगा। कार्यशाला में नए इंडस्ट्री के बारे में बात की जाएगी और इन सब को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पर चर्चा होगी। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए समय समय पे एकत्रित होकर चर्चा करने से MSME के यंग एंटरप्रेन्योर्स को नई डायरेक्शन और उससे अपडेशन होने से वो उसके सर्वाइवल में फायदा होता है। ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण में अध्यक्ष पद समेत अन्य पदों पर अब तक राजनीतिक नियुक्ति नहीं हो सकी है। खबर है कि नियुक्ति को लेकर सिंधिया और बीजेपी के लोगों के बीच में ही पैंच फंसा है। सिंधिया अपने समर्थकों को प्राधिकरण में एडजस्ट कराना चाहते हैं, तो बीजेपी के मूल कार्यकर्ता नियुक्ति को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर पार्टी के हर बड़े नेता पर दबाव बना रहे हैं। दरअसल कमलनाथ सरकार गिरने के बाद मेला प्राधिकरण की नियुक्तियों को भंग किया गया। अब पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई के फेर में यह नियुक्ति अटकी पड़ी है। इस पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है मेला प्राधिकरण में अध्यक्ष पद की नियुक्ति प्रदेश स्तर का मामला है, इसमें कहीं कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं। अगर ग्वालियर मेला प्राधिकरण में देखेंगे तो रस्साकसी चल रही। सिंधिया जी के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता है, क्योंकि सिंधिया जी से तो अब भारतीय जनता पार्टी का मतलब निकल गया, चुनाव हो गए 28 के 28 29 उपचुनाव, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने मूल कार्यकर्ताओं को सेट करना चाहती है, परंतु सिंधिया जी चाहते हैं उनके लोग आए, तो इसलिए मेले की दुर्गत हो रही है। जो काम जल्दी किया जा सकता था वो करके पूरी सावधानियां बरतते हुए मेले का आयोजन हो, इसके लिए आवश्यक नहीं था कि पॉलिटिकल नियुक्तियां करें। पहले तो जनता जो चाहती है वो होना चाहिए, बाद में नियुक्तियां भी हो जाएंगी। सीधी बस हादसे के बाद भी बस मालिक परिवहन नियमों की अवहेलना करते दिख रहे हैं। आपको एक नहीं दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहला मामला सिंगरौली में दिखा, जहां पर 39 सीटर बस में 71 सवारियां बैठा कर ले जाया गया। आरटीओ ने चेकिंग के बाद इस बस को जब्त किया, फिटनेस और परमिट को रद्द कर दिया। सिंगरौली जिले के आरटीओ एसपी दुबे को निलंबित कर दिया गया। जबलपुर आरटीओ संतोष पाल को सिंगरौली जिले का प्रभार दिया गया। मुरैना में परिवहन विभाग ने टैक्स बकाया वाले वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 74 वाहनों को पकड़ा, जिनसे 2.5 लाख रुपए का टैक्स जमा करवाया। आरटीओ अर्चना परिहार ने क्षमता से अधिक सवारियों को बैठाने वाली बसों पर कार्रवाई की।
2 बसें ब्लैक लिस्टेड की गईं, 2 की फिटनेस निरस्त की गई, 74 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया। विभाग ने 3 जगहों पर अभियान चलाकर कार्रवाई की। ग्वालियर में रेत खनन और परिवहन में अफसरों से बढ़ती तनातनी के बीच में रेत कंपनी एमपी सेल्स ने कलेक्टर को पत्र लिखा, जिसमें कंपनी ने खदानों के ठेके सरेंडर करते हुए जमा सिक्योरिटी की राशि वापस मांग ली। पत्र में कहा गया कि कंपनी ने उच्चतम बोली पर जिले की सभी खदानें ठेके पर ली, लेकिन ज्यादातर घाट पर रेत है ही नहीं। कंपनी को मासिक किस्त निकालने में दिक्कतें आ रही हैं। कंपनी से जुड़े ठेकेदारों का आरोप है, सीएम के स्पष्ट निर्देश थे कि वैध खनन परिवहन की व्यवस्था को प्रभावी बनाएं और माफिया पर कार्रवाई करें, लेकिन कुछ अधिकारी माफिया को छोड़कर वैध खनन परिवहन को ही टारगेट कर रहे हैं। इधर जिला प्रशासन इन आरोपों को लेकर फिलहाल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। हमें लोकल जो प्रशासन है वो लोग परेशान कर रहा है, ठीक है ना। अवैध जो गाड़ियाँ चल रही हैं बगैर रॉयल्टी के, उनको है ना हम पकड़वाने ही कहते हैं, प्रशासन से उनको पकड़ता नहीं है, क्योंकि उसमें लोकल प्रशासन की मिली भगत है। लोकल एसडीएम एडीएम की ड्राइवर वहाँ पे आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं हाईवे पे और उनकी रॉयल्टियाँ चेक करते हैं। जो रेत की खदान दी हुई है हमें सरकार ने, करीबन उसकी 6 खदानें अभी स्वीकृत करी गई हैं और मैक्सिमम खदानों के अंदर तो रेत है भी नहीं वैसे भी, और प्रशासन हमें मदद बहुत कर रहा है, लेकिन जो लोकल स्तर पे नीचे प्रशासन है उनका कोई सपोर्ट है नहीं। राजधानी भोपाल के कोलार में युवती से बलात्कार की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया। ये पूरी वारदात 16 जनवरी 2021 की है। मामले में पुलिस थाना प्रभारी को नोटिस देकर एसआईटी गठित कर चुकी है, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर चुकी है। जानकारी के मुताबिक घटना के वक्त पीड़िता ने जब विरोध जताया तो धक्का देकर उसे सड़क किनारे एक गहरे गड्ढे में पटक दिया। पीड़िता की रीढ़ की हड्डी इसमें टूट गई। इस बीच आरोपी युवती के साथ मारपीट करता रहा। युवती ने जब बचाव के लिए गुहार लगाई तो आरोपी ने सिर पर पत्थर से हमला कर दिया। इलाज के बाद जब पीड़िता घर आई तब गुरुवार को पीड़िता और उसके परिजन सामने आए, सारी बात बताई। कलेक्टर और डीआईजी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सीएसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी बना दी। डीआईजी का कहना है कि इस मामले में कहां किस स्तर पर लापरवाही हुई, एसआईटी जांच के बाद खुलासा होगा। छेड़छाड़ के अलावा धाराएं क्यों नहीं बढ़ाई गईं, इसके लिए संबंधित जांचकर्ता को नोटिस दे दिए गए। पुलिस का कहना है सीसीटीवी और मोबाइल टावर लोकेशन खंगालने के बाद 8 फरवरी 2021 को न्यू अंबेडकर नगर महाबली निवासी 23 साल के अनिल बोरकर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जनवरी में जब घटना हुई है उस दौरान जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, सब्सिक्वेंटली आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उसके बाद जो है बच्ची जो है वो उसको जो है इंजरीज ज़्यादा है तो धारा में इजाफा किया गया है और एक एसआईटी गठित की गई है और उसके जो धाराओं में इजाफा नहीं हुआ है उसके परिदृश्य में जो है संबंधित थाना संबंधित का जो है एससीएन भी जारी किया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।